हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से कार्ल मार्क्स के विचारों को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो लंबी हमारी सीरीज है कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है रहने वाली है। और जो कार्ल मार्क्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दार्शनिक हुए हैं जिनको क्या एग्जाम के लिहाज से भी इनका बहुत अधिक महत्व है। आपकी यूजीसी नेट सेट का पेपर हो, कॉलेज सेट का या पीजीटी का पेपर हो या सिविल सर्विसेज की बात की जाए, वहाँ पे जो कार्ल मार्क्स के विचार है प्रमुखता से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या है कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में बात करने वाले हैं या डायलेक्टिकल मेटलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स के विचारों पे। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपनी पद्धति के तहत यह समझाने की कोशिश की कि ये जो धरती है इसका आविष्कार कैसे हुआ और ये सृष्टि का विकास होने के पश्चात आज के समय तक वर्तमान स्तर तक क्या है, इसकी विकास यात्रा क्या रही और इसकी विकास की जो यात्रा हुई किन किन पड़ावों के से तरफ आगे बढ़ी है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ। इस सृष्टि का निर्माण किसी दिव्य शक्ति या भगवान के नहीं द्वारा नहीं किया गया, बल्कि एक अणु के माध्यम से किया गया, एक वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो राज्य का निर्माण है कि बिग बैंग थ्योरी के तहत किया, विकास की प्रक्रिया के तहत हुआ है। अपनी इस राज्य की यात्रा को या सृष्टि की यात्रा को समझाने के लिए जो कार्ल मार्क्स है वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का प्रयोग कर रहा है। हिंदी में उसे कहते हैं वाद, संवाद और प्रतिवाद। इस तरह क्या है वह अपने हिस्टोरिकल अपने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को समझाने की कोशिश कर रहा है। कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति से ये कह रहे हैं कि इससे मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें कि जो मूल भौतिक तत्व होते हैं, जो उसका जो विकास है वह क्या द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है या वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ये कह रहा कि जो भौतिक तत्व हुए क्या अपने आप ही स्वतः ही गतिशील होते हैं, जबकि हॉब्स मानता था कि जो ये तत्व इनको क्या बाहर से गति दी जाती है। ठीक है, ये जो हॉब्स और कार्ल मार्क्स के विचार के अंदर में बेसिक डिफरेंस भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जो ये भौतिक तत्व होते हैं जो स्वतः ही क्या होते हैं गतिशील होते हैं, ये क्या हमारे इसका जो अध्ययन हमें क्या है यांत्रिकी के द्वारा, इसका जो अध्ययन हमें यांत्रिकी के द्वारा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास और जो मानव का जो विकास का जो क्रम है वह क्या निरंतर हो रहा है और मानव के विकास को एक रूप के अंदर एक स्तर पे उसको स्थिर मान लेना अपने आप में उचित नहीं है। अपने डायलेक्टिकल मेटलिज्म के तहत जो कार्ल मार्क्स ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एंटीथीसिस और सिंथेसिस के माध्यम से क्या है किस तरह से राज्य का निर्माण हुआ, कि प्रीमेटिव कम्युनिज्म के अंदर जब आदि मानव था, फिर उसके बाद दास प्रथा आई, फिर सामंतवाद आया, सामंतवाद के बाद फिर से पूंजीवाद आया और पूंजीवाद के बाद जो साम्यवाद स्तर तक पहुंचने की जो एक स्थिति है, जो एक वर्गीय विहीन समाज की होगा, जिस समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति का कोई शोषण नहीं किया जाएगा, उसके तहत कैसे बढ़ा जाएगा। उसके लिए कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि सिंथेसिस के माध्यम से क्या है साम्यवाद की अवस्था को प्राप्त किया लिया जाएगा और जो वो अवस्था होगी सर्वोच्च अवस्था होगी। ठीक है, वो क्या क्या है सबसे सर्वोच्च अवस्था होगी। कार्ल मार्क्स ये कहता है ये जो पूंजीवादी राज्य है, पूंजीवादी राज्य को हम क्या है अपने आप में थीसिस मान लेते हैं और उसके बाद जब पूंजीवादी राज्य के अंदर क्या है मजदूर वर्ग का शोषण बहुत अधिक हो जाएगा। मजदूर वर्ग के अंदर क्या है मजदूर वर्ग की जो विचारधारा है वे उनको समझ आएंगी और वे पूंजीपतियों को क्या है धाराशाही कर देंगे या उत्पादन के संसाधनों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो मजदूर है कुछ समय के अंदर सत्ता भी संभाल लेंगे और इसके साथ साथ उस समय जो मजदूरों का जो राज होगा उसे क्या हुआ है मजदूरों का अधिनायकवाद कह रहे हैं या वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास उसे कह रहे हैं। वह जो स्तर होंगी उसको वह एंटीथीसिस कह रहे हैं। ठीक है, मतलब थीसिस और एंटीथीसिस जो कोई भी जो नई अवस्था है वह पुरानी अवस्था से क्या होती है बेहतर होती है। इसलिए जो कैपिटलिज्म से जो ये वाली अवस्था है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास वाली जो अवस्था है वह क्या है
अपने आप में बेहतर अवस्था है, परंतु ये जो अवस्था है ये भी अपने आप में सही अवस्था नहीं है। इसके बाद नई अवस्था आने वाली है, जिससे वह जब क्या है थीसिस और एंटीथीसिस के बीच स्ट्रगल चलेगा, संघर्ष चलेगा, जिसके अंदर क्या है थीसिस के भी अच्छे तत्व होंगे और एंटीथीसिस के भी अच्छे तत्व होंगे, फिर से क्या हुए सिंथेसिस बन जाएगी। वो ऐसा राज्य क्या होगा, एक साम्यवादी राज्य होगा। ये कार्ल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मेटलिज्म के अंदर समझाने की कोशिश की है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि थीसिस और एंटीथीसिस के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या दोनों के अच्छे गुणों का क्या अपने आप में मिश्रण पाया जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जो रूल है, जो इसके नियम है, उसमें क्या है, इसमें मात्रा से क्या होता है कि मात्रा का गुणवत्ता के साथ तथा इसके विपरीत रूप के अंदर क्या होता है, रूपांतरण होता है, ये अपने आप में ट्रांसफर होती रहती है। डायलेक्टिकल मेटलिज्म के अंदर इसके साथ क्या होता है कि विरोध की एकता का नियम भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशंस होता है। इसमें नकारने का नकारने का नियम भी इसके अंदर रहता है। इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स ने अपने डायलेक्टिकल मटलिज्म के अंदर क्या है, हीगल की भी आलोचना की है। हालांकि जो कार्ल मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति वो हीगल से ही ग्रहण की है, परंतु कार्ल मार्क्स ने यह कहा था कि मैंने जो हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया, जो डायलेक्टिकल मटलिज्म का था, तो जो अभी तक ये जो हीगल का जो विचार था अपने क्या सिर के बल खड़ा था, जबकि मैंने अब इसको पाँव के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ जो हीगल की जो डायलेक्टिकल मेटलिज्म था, वो हीगल क्या बोलता था, हीगल ये कहता था कि वो चेतना को क्या हुआ मूल तत्व मानता था। वही मार्क्स ने क्या है जो मूल तत्व किसको माना, भौतिक को उसने मूल तत्व माना था। ये थे कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटलिज्म का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने एक बहुत ही छोटी वीडियो के अंदर इसको बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश की। और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये समझ लो कि परीक्षा के अंदर आएगा ही आएगा यहाँ से प्रश्न आपको, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर सुन लें। थैंक यू।